हेलो एंड वेलकम टू ऑल। बात करने जा रहे हैं हम लोग आज कि प्लैनेट कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे बने। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा था कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कास्ते दा बफन। तो कास्ते दा बफन ने 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। फिर आगे चलकर हमें बहुत सारे वैज्ञानिक सामने आए, जैसे जेम्स जीन हो गए, चैम्बरलिन हो गए, मोल्टन हो गए, ठीक है, कांत हो गए, इमैनुएल कांट और लाप्लास। इन सब लोगों ने मिलकर बताया कि प्लैनेट कैसे बनता है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि प्लैनेट कैसे बनता है। तो प्लैनेट बनने की 3 थ्योरियां हम आपको बताएंगे और बिल्कुल सटीक आपको समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पर आएंगे, क्योंकि बिना प्लैनेट की थ्योरियां समझे आप इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का नहीं समझ सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का समझने के लिए हमको वोल्केनो और डेंसिटी, टेम्परेचर, है ना, अर्थक्वेक, इन सब को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो भैया देखते हैं, वास्ट टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है। वन बाय वन इसको हम लोग धीमे धीमे समझना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, क्या बताया कि हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ग्रह कैसे बने, ग्रह कैसे बने। तो आज का ये टॉपिक है कि ग्रह कैसे बने। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया था? 1749 में कास्ते दा बफन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले बताया। फिर आगे चलकर बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने 2 सिद्धांत दिए हमको। उन वैज्ञानिकों ने 2 सिद्धांत दिए। एक दिया अद्वैतवादी परिकल्पना, है ना, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, है ना, और दूसरी दी है द्वैतवादी परिकल्पना, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस परिकल्पना। तो हमको यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। तो अद्वैतवादी परिकल्पना बताया गया है कि जो ग्रह हैं वो एक स्टार से बनता है, एक तारे से, जबकि द्वैतवादी में बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसमें 2 सितारे या 2 से ज्यादा तारों का समूह मिलकर बनाता है ग्रह। तो कैसे बनाते हैं उनको वन बाय वन समझते हैं भैया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांत और लाप्लास का, कांत प्लस लाप्लास का निहारिका बादल गैस अणु सिद्धांत, निहारिका बादल गैस अणु सिद्धांत। तो पहले हम लोग आज इस पर चर्चा करने वाले हैं, आराम से बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है कि ग्रह कैसे बने। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ग्रह कैसे बने। तो कुछ नहीं था, कांत और लाप्लास ने बताया कि नेबुलर गैसेस आणविक जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पे चर्चित करने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि एक ठंडा बादल था। क्या बताया इन्होंने? कि एक ठंडा बादल था। एक ठंडा, ये क्या था? बादल था जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। बहुत बड़े एरिया में फैला है तो सिंपल बात है, ठंडा होगा। तो एक क्या होगा? कोल्ड क्लाउड हो गया। ये क्या हो गया? कोल्ड क्लाउड हो गया, है ना, एक ठंडा बादल हो गया। फिर जो ठंडा बादल है तो अब ये फैलने, जो फोर्स बाहर इसको फेंकेगा उससे ज्यादा फोर्स एक ऐसा कार्य कर रहा है जो इसको अंदर की ओर खींचेगा। समझ में आ गया? यानी ग्रेविटी आ जाएगी और ग्रेविटी इसको अंदर की ओर खींचेगी। तो भैया जब इसके अंदर ग्रेविटी आ जाएगी और ग्रेविटी इसको अंदर की ओर खींचेगी इस प्रकार से, जब ग्रेविटी इसको अंदर की ओर फेंकेगी तो जितने भी आणविक बादल है वो सब एक तरफ इकट्ठा होंगे। सिंपल सी बात है, ये जितने भी गैस के आणविक बादल हैं ये सब एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। जब ये सब एक तरफ इकट्ठा होंगे तो अगला क्या होगा? एक डिस्क बनेगी, है ना। एक क्या बनेगी? डिस्क बनेगी जो बहुत तेज घूमेगी। एक डिस्क बनेगी जो कि बहुत तेज घूमेगी, और जब ये बहुत तेज घूमेगी तो जितना भी मटेरियल होगा वो बीच में आने की कोशिश करेगा। अरे हाँ कि ना, जितना भी मटेरियल होगा वो क्या होगा? बीच में आने की कोशिश करेगा। फिर जब अगली जो डिस्क बनेगी उस डिस्क में बीच में से निकल कर हमारे पास आएगा एक प्रोटो स्टार। क्या लेकर कर आएगा? एक प्रोटो स्टार। और बाकी अगल बगल जितने भी चीजें टूट फूट कर इसके चारों ओर नाच रही होंगी, इसी में से जो बड़ी
पिंड होंगे वो इसे कहलाएंगे क्या, वही इसे कहलाएंगे प्लेनेट कहलाएंगे, है ना। और जो बीच में निकला है इसे हम कहेंगे प्रोटोस्टार, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टार, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, आद्य तारा। और ये आद्य तारा हम लोग किस नाम से जानेंगे, सन के नाम से जानेंगे। तो यही हमारा एक सौरमंडल है, यही हमारा क्या है, सौरमंडल है। तो निहारिका गैस आणविक बादल सिद्धांत क्या है, ये एक ठंडा बादल था, इसमें फोर्स अंदर की ओर कार्य किया, ग्रेविटी आ गई, जब अंदर की ओर कार्य किया तो डिस्क बनी, डिस्क बहुत तेज घूमी, तो जितने भी आणविक बादल थे वो सारे बीच में आ गए और हमको एक प्रोटोस्टार प्राप्त हो गया। और ये हमारा वर्तमान का सौरमंडल है। नहीं समझ में आया? हो सकता हो कि ऐसा हुआ हो, है कि नहीं, हो सकता हो कि ऐसा हुआ हो कि एक बादल हो, अंदर की तरफ मुड़ रहा हो, सारी चीजें इकट्ठी हो गई हो, तेज से घूमना शुरू किया हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये वामावर्त घूमेगा, है ना। तो सारे ग्रह भी उसी के वामावर्त घूमेंगे और फिर बीच में जो प्रोटोस्टार प्राप्त हुआ, बगल बगल जो भी प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुआ, ये ऊर्ध्व क्लाउड्स, पिंड, सैटेलाइट, ये सब हो गए। और जो बीच में शामिल हुआ वो क्या है, आद्य तारा यानी कि सन हो गया। और यही हम लोग का क्या है, वर्तमान का सौरमंडल है। ठीक है, मजा आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आया इतना काफी है। जब मेंस का पेपर आता है तो इसको हम लोग धीमे से ऐसे करके धीमे धीमे समझा देते हैं। तो ये हो गया कांत और लाप्लास का निहारिका गैस बादल सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब तो और मजेदार है ना। अब और मजेदार क्या है, अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत। चैम्बरलिन प्लस मोल्टन प्लस जेम्स जीन का ग्रहाणु प्लैनेटेरियम, है ना, या प्लैनेटिजियम, है ना, प्लैनेटेरियम। तो चैम्बरलिन और मोल्टन का चैम्बरलिन, मोल्टन प्लस जेम्स जीन्स का ग्रहाणु प्लस ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत। ठीक है ना। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत आराम समझिएगा। चैम्बरलिन प्लस मोल्टन प्लस जेम्स जीन, तो जेम्स जीन ने दी है ज्वारीय परिकल्पना और चैम्बरलिन मोल्टन ने दी है ग्रहाणु। इन सबको मिलाकर पढ़ रहे हैं, जरा देखते हैं क्या होगा भाई। कहते हैं कि सन पहले से था, मान लेते हैं ये क्या है, ये सन है। इसने कहा कि सन जो था वो पहले से मौजूद था। जब जो सन था पहले से अगर मौजूद था तो इसके बगल से, है ना, इसके बगल से एक दूसरा तारा निकला। जब इसके बगल से एक दूसरा तारा निकला ऐसे करते हुए, है ना, तो भैया ये ज्यादा घनत्व वाला है और ये कम घनत्व वाला है। तो जब ये इसके बगल से निकला तो सन ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इधर 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 इधर, और नहीं, जब आने लगा तो जबरदस्ती उसको खींच लिया। तो जब इसने इसको खींचा और इसने इसको भी खींचा, भैया कमजोर है तो क्या हुआ, खींचेगा तो है ही, तो दोनों ने एक दूसरे को खींचा, तो इसका कुछ मटेरियल निकला और सन का भी कुछ मटेरियल निकला, तो दोनों का मटेरियल निकला। इसी प्रकार जो सन का मटेरियल निकला उसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, जो छोटे छोटे ग्रह में बच जाएगा उसे कहेंगे आंतरिक ग्रह। और जो ये वाला इसका निकला था उसे कहेंगे गैसीय प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये सन था, ये क्या हमारा सन था, तो इसके कुछ पार्ट ऐसे करके निकले, ठीक है। और जो जा रहा था ऐसे करते हुए, जो ऐसे करते हुए जा रहा था, इसका भी कुछ पॉइंट ऐसे करके निकला, ठीक है ना। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट निकला है, अरे हाँ कि ना। जब इन दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट निकला तो ये क्या है, ज्वारीय परिकल्पना है ना। ये क्या है, ये ज्वारीय परिकल्पना है। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, तो ये अगला सन बनेगा। ये तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये सन होगा। और जो ये निकला है ये अब बन जाएंगे छोटे 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 4 प्लैनेट। ये क्या लाएंगे, आंतरिक ग्रह। और जो यहां से निकला है 1 2 3 4, है ना, जो ये निकला है और ये तो चला जाएगा, ये क्या होगा, ये तो आराम से चला जाएगा, हाँ कि ना। और जो छोड़कर जाएगा ये कहलाएंगे गैसीय प्लैनेट। तो ये हो गए आंतरिक ग्रह और ये क्या हो गए, बाह्य ग्रह। मतलब इन सभी छोटे छोटे अणुओं ने मिलकर ग्रह बनाए, तो ये क्या हो गया, ग्रहाणु। और जो खींचा है वो क्या है, ज्वारीय परिकल्पना। तो भैया क्या था, एक सन था, इसका डेंस ज्यादा था, घनत्व ज्यादा था,
जब कम घनत्व वाला इसके पास से निकला तो दोनों ने एक दूसरे को खींचा, तो जब खींचा तो इससे कुछ मटेरियल निकला सूर्य से, अरे हाँ कि ना, इससे कुछ मटेरियल निकला, इससे कुछ मटेरियल निकला, तो भैया इससे जो मटेरियल निकला वो क्या था, गैसी प्लैनेट बना दिया, और इससे जो निकला था वो क्या हो गया, ठोस प्लैनेट बना दिए। मतलब पृथ्वी इसी का जो सूर्य द्वारा निकला गया पार्ट है, उससे पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बने हुए हैं। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया चैम्बरलिन और मोल्टन प्लस जेम्स जीन का ग्रहाणु या ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत। तो आपको इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। लास्ट थ्योरी होगी, है ना, प्लेनेट बनने की वो लास्ट थ्योरी होगी, उसे हम कहेंगे बाइनरी स्टार थ्योरी। रसल ने दी है कौन सी, बाइनरी स्टार थ्योरी, ठीक है ना, द्वैतवादी तारा या द्वितारा सिद्धांत, ठीक है, कौन सा है, द्वितारा सिद्धांत। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगला हम लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भैया अगर सूर्य के पास से कुछ निकला हुआ है तो अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन एंड मोल्टन, अगर सूर्य के पास या जेम्स जीन, अगर सूर्य के पास से कुछ निकला हुआ है तो इसलिए जो पृथ्वी का कोर है वो कैसा होगा, तरल अवस्था में होगा। याद रखिएगा, पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में होगा अगर हम लोग चैम्बरलिन और मोल्टन को मानेंगे। तो अब क्या होगा, रसल का द्वितारा सिद्धांत, रसल का द्वितारा सिद्धांत, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, रसल का बाइनरी स्टार सिद्धांत। जरा देखते हैं भाई इसका क्या होगा। कहते हैं कि दो तारे, पहला पॉइंट क्या है, कहते हैं कि दो तारे आपस में एक दूसरे की तरफ घूम रहे थे। सिंपल सी बात, ये दो है ना, कह रहे थे कि दो तारे जो है ये आपस में एक दूसरे की तरफ घूम रहे थे। ये तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा दोनों का, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अरे हाँ कि ना, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ कि ना, तो इसको मैं स्टार पे लगा देता हूं, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब क्या है, अचानक ये सब आपस में घूम रहे थे, ये सब आपस में घूम रहे थे। आओ भैया घूमते हैं हम लोग एक दूसरे के चारों ओर। ये जब घूम रहे थे तो अचानक से सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सन था हमारा, एक ये सन था, यानी दो तारे थे, है ना, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, ये सब एक दूसरे की तरफ ऐसे घूम रहे थे कि अचानक से एक तीसरा तारा, अचानक से एक तीसरा तारा दूसरे वाले के पास से निकला। जब ये तीसरा तारा ऐसे करके जा रहा है तो जब इसके पास से निकला तो इसने सोचा कि अरे यार, इसके तरफ घूमने से अच्छा हम शादी कर लें। तो अचानक ये पति पत्नी है, ये हो गया पत्नी, ये हो गया पति। अब ये पति ने देखा कि अरे एक और गर्लफ्रेंड मिल जाएगी हमको धीमे से, तो जैसे ही ये इसके बगल से निकला तो इसने इसको पकड़ने की कोशिश करी, और जब इसको पकड़ने की कोशिश करी तो ये सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया। जब सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया और ये इससे अलग हो गया तो ये तो यही रह गया, और ये जब इसके पीछे पीछे भागा तो टुकड़े 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 में बट गया, और ये तो अपना निकल गई किसी दूसरे को तोड़ने। समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ये तो हमारा सूर्य बना रहा, अरे हाँ कि ना, और ये जो भैया यहाँ से भागे थे वो टुकड़े 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 टुकड़ों में टूट गया, है ना, और वो जो थी वो तो चली गई, वो जो थी वो तो क्या हुई, वो तो चली गई। इतनी बात समझ नहीं आई आपको, अरे हाँ कि ना। तो ये हो गया दो स्टार का बाइनरी रसल। तो बाइनरी रसल बहुत अच्छा है ना। तो अगर तीन बताया, क्या पहला क्या बताया था कि एक गैस बादल था, उस गैस बादल में ग्रेविटी आ गई तो वो अंदर तरफ बढ़ा तो वो डिस्क घूमी, जब घूमी तो बीच में प्रोटोस्टार आया और अगल बगल हम लोग को अपना जो सौर मंडल था वो प्राप्त हुआ। दूसरा चैम्बरलिन, मोल्टन और जेम्स जीन में क्या बताया हमने कि दो थे, है ना, दो थे, मतलब एक था और उसी के पास से दूसरा निकला तो इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, दोनों ने दूसरे को खींचा तो इससे कुछ मटेरियल बाहर आया, इसके कुछ मटेरियल बाहर आया, तो दोनों का मटेरियल बाहर आया, तो इससे जो सूर्य से बाहर आया है वो इनर प्लैनेट हो गए, जो इससे बाहर आया है वो गैसी प्लैनेट हो गए। ये क्या था, दो लोग आपस में घूम रहे थे, तीसरा निकला, और जब तीसरा निकला इसके पास से तो इसने इसको पकड़ने की कोशिश करी, जब पकड़ने की कोशिश करी तो टुकड़े 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 होता हुआ चला गया और ये तो अपना निकल गई। तो जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं तो ये हो गया क्या,
प्लैनेट बन गए, इतने में कोई समस्या। तो ये हो गया, इतनी सुंदर सुंदर थ्योरियाँ थी। अगर आपने इसको पूरा देखा है तो आपको मज़ा आया होगा। तो ये थी प्लैनेट बनने की थ्योरियाँ। अब मैं आपको बताऊंगा इसी के सिद्धांत पर कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अगर ग्रहाणु का सिद्धांत दिया जाए, ग्रहाणु में क्या होगा, ग्रहाणु में जो पृथ्वी होगा वो ठोस होगा, जो कोर होगा वो ठोस होगा। ज्वारीय परिकल्पना की बात की जाए तो अंदर जो होगा वो क्या होगा, जो कोर होगा वो द्रव होगा, अरे हाँ कि ना। और अगर हम नेबुलर थ्योरी की बात करेंगे तो अंदर जो कोर होगा वो गैस होगा। तो आपसे पूछ दिया जाए कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो कोर है वो गैसीय अवस्था में होगा, तो निहारिका बादल। अगर अंदर का जो कोर है वो गर्म है तो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के अकॉर्डिंग। अगर कह दिया जाए कि अंदर का जो कोर है वो ठोस है, किसके अकॉर्डिंग, तो चैम्बरलिन एंड मोल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आपको ये मजा आया तो आप किसी को भी प्लेनेट के बारे में समझा सकते हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, की अर्थ कैसे हम लोग जांच सकते हैं। तो हम लोग इसमें भूकंप से जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। तो जो प्राइमरी होती है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। जो सेकेंडरी वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड में चलती है, और जो लॉन्ग वेव होती है वो धरातली तरंग यानी कि ऊपर सरफेस पे चलती है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। मतलब प्राइमरी वेव्स तो काट तो निकल जाएगी, अगर अंदर जो है, अगर अंदर लिक्विड या गैस है तो सेकेंडरी वेव तो जा नहीं पाएगी, प्राइमरी तो निकल जाएगी, लेकिन सेकेंडरी नहीं जा पाएगी। तो अगर सेकेंडरी नहीं जा पाएगी तो हम समझ जाएंगे क्या, कि अंदर का जो कोर है वो या तो लिक्विड में है या तो वो गैस में है। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी से इसको देखेंगे और मजे लेंगे। ठीक है, थैंक यू।